जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं अप्रेंटिस पे बात करूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी पूछ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम में इनबॉक्स में भी और यहाँ भी आप देखेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी पूछा जा रहा है कि अप्रेंटिस पर वीडियो बनाइए, अप्रेंटिस के बारे में बताइए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो अप्रेंटिस क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसी पर पूरा डिटेल में बात होगा। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ठीक, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा अगर अप्रेंटिस करना चाहता है या किया हुआ है तो इसके फ़ायदे अगर आपने उसको बता दिए तो वो इसके फ़ायदे को उठा सकता है। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो पे इस जो बोर्ड है इस पे मैंने लिखा है कि मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। तो ये पहले तो मैं बताऊँगा कि रेलवे में ये जो अप्रेंटिस है ये क्या है और उसके फ़ायदे क्या है, और इसको करने के लिए जो है आपको मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, जो योग्यता है वो क्या होगी जिससे आप कर सकते हैं। उसके अलावा उम्र सीमा क्या होगी, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, और इसमें जो है स्टाइपेंड कितनी मिलती है और रेलवे में जॉब कैसे मिलेगी। इसके अलावा इसके पहले जो है जीएम पावर हुआ करता था वो पावर क्या है, और अब जो है चालू है 20% का आरक्षण वो क्या है। इसके अलावा ये 2/3 और 1/3 सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको ये बताता हूं कि ये अप्रेंटिसशिप क्या है। अप्रेंटिस रेलवे में अप्रेंटिस, हालांकि अप्रेंटिस ऑल ओवर किसी भी संस्थान में आपको होता है, लेकिन आज जो है मैं सिर्फ रेलवे में अप्रेंटिस के बारे में बात करूंगा। तो अप्रेंटिस का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो आप क्लास में उसकी पढ़ाई तो करते हैं। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है तो उसका आपने क्लासरूम में तो अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन आपको उसमें करना क्या है। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो क्या क्या करना होता है उसकी डिटेल जानकारी आपको किसी बड़े वर्कशॉप में दिया जाएगा। उसी को प्रशिक्षु या फिर ट्रेनी या फिर अप्रेंटिस बोलते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, यही अप्रेंटिस है। तो रेलवे जो है अपने जो है वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के अप्रेंटिसशिप कोर्स जो है चलाती है, तो इसी को हम रेलवे अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको जो है अप्रेंटिस करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप इस जो है अप्रेंटिस को कर सके। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बता दूं कि इसमें जो है 10th में आपका जो मार्क्स है ये 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे कम अगर रहा 10वीं में मार्क्स तो आप एलिजिबल नहीं है इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को भरने के लिए। इसके साथ में आपने किसी भी ट्रेड में आईटीआई किया होना जरूरी है, और वो आईटीआई सिर्फ और सिर्फ एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेड में किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि आईटीआई, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। ठीक है, तो इसी जो है इससे अप्रूव्ड हुआ जो आपका कॉलेज है आईटीआई वाला, उससे अगर आपने किया है तो रेलवे की अप्रेंटिस के लिए आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए उम्र सीमा क्या होती है। तो उम्र सीमा जो होता है यानी एज लिमिट, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, एज लिमिट कितना होना चाहिए, ये है 15 साल से 24 साल
की उम्र आपकी होनी चाहिए। आप कम से कम 15 साल के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होने चाहिए। ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, यूआर के लिए है। इसमें जो है अगर आप एससी में आते हैं तो 5 साल की छूट है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट है, यानी एससी वाला 29 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है और ओबीसी वाला है तो ये 27 ईयर्स तक ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो आपका जो 10वीं 50% मार्क्स सबके लिए है, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी या फिर अनरिजर्व जनरल कुछ भी हो, 50% नंबर लाए होने चाहिए। और आईटीआई कंपलसरी है, आईटीआई किसी भी ट्रेड में होना चाहिए। तो जब वैकेंसी आती है तो उसमें जो है ट्रेड वाइज वैकेंसी आती है कि इस ट्रेड की इतनी वैकेंसी, इस ट्रेड की इतनी वैकेंसी है। तो अगर आपकी ट्रेड का जो वैकेंसी अगर उसमें है तो आपको उसमें अप्लाई कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी, योग्यता हो गया, उम्र सीमा हो गया, एज लिमिट हो गया। अब आ जाते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यानी कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अपनी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देती है, जोन वाइज वैकेंसी आ जाती है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल रेलवे की आ गई तो आपको यहाँ पे आ जाएगा वैकेंसी RRC centralrailway.com, ठीक है, इस पे आ गया। अब इसी में आपको देख लेना है कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी आई है और मैं इस योग्यता को फुलफिल कर लेता हूँ, तो आपको उसमें फॉर्म को भर देना है। अब भरने के बाद जो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। तो यानी कि जब आप उस फॉर्म को भर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको एक जो है आपका जो मार्क्स है, यानी 10वीं में कितने मार्क्स की लाए हैं और आपने आईटीआई में कितने स्कोर किए हैं, उसी स्कोर को एज पर एक मेरिट बनाई जाएगी। इसके लिए कोई आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं का मार्क्स और आईटीआई का मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। इसी मार्क्स पर आपका जो है उसमें सिलेक्शन हो जाता है। ये सारे लोगों के लिए है, अनरिजर्व, SC ST या फिर OBC, सबके लिए यही प्रोसेस जो है लागू है। उसमें कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं है। जैसे ही आपका अप्रेंटिसशिप में नाम आ जाएगा आपको किसी एक वर्कशॉप में दे दिया जाएगा। जैसे सेंट्रल रेलवे में है तो रेल में है, या फिर पुणे में है, या फिर कुर्डुवाड़ी में है। इस तरीके से बहुत सारे लोकोमोटिव शेड है जहाँ पे आपकी जो ट्रेड के अनुसार आपका जो है दे दिया जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। 1 साल की ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग चलेगी। अब बात करते हैं कि स्टाइपेंड कितनी मिलती है। तो स्टाइपेंड आपको 8,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाले हैं। और ये जो है एक स्टाइपेंड के रूप में मिलता है, इसको आप वेतन या सैलरी मत मानना, क्योंकि सैलरी जब हमें मिलती है तो उसमें हमें डियरनेस अलाउंस, HRA और किलोमीटर अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। वो आपको एक स्टाइपेंड के रूप में 1 साल तक प्रति महीना 8 से 9,000 रुपये के आसपास मिलेगा, इतना ही है। तो ये हो गया हमारा स्टाइपेंड। अब बात करते हैं कि अपने अगले पॉइंट पे कि रेलवे में जॉब कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेलवे में जॉब कैसे मिलेगा अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो जब आप 1 साल सक्सेसफुल ट्रेनिंग करेंगे तो उस ट्रेनिंग के बाद आपको एक छोटा सा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में आपकी एक जो है मेरिट बनेगी और उसी आधार पे आपके मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं। और उसके साथ में आप जो है क्या कोर्स किए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। नहीं तो बिना सर्टिफिकेट के कैसे कोई मतलब यकीन करेगा कि आप जो है रेलवे में अप्रेंटिस किए हैं। तो आपको एक NSC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उस पे आपके मार्क्स भी रहेंगे। इसके बाद आपको निकाल के मतलब आपको घर पे बिठा दिया जाएगा। आपको अब जो है जब वैकेंसी आती है तब जो है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये है रेलवे में कैसे जॉब मिलेगी। तो इससे पहले क्या था, जीएम पावर, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जब अप्रेंटिस कर लेते थे 2014 से पहले, तो एक जीएम पावर हुआ करता था, यानी जोन का जो है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल रेलवे का जो जीएम है, यानी जीएम को बोलते हैं हम जनरल मैनेजर। ठीक है, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ये अगर अपने एरिया में भी अगर क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन के लिए निकल जाते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि जीएम साहब आ रहे हैं, और एक भी कमी अगर पाई गई तो नौकरी से हाथ धो सकते हैं रेलवे कर्मचारी। तो ये इतना बड़ा पावर इनको दिया जाता था। तो 2014 से पहले इनको पावर थी कि इस जो अप्रेंटिस अगर कर लिया बच्चा, तो उसको जो है पूरी तरीके से अपने से 100% जितने भी लोगों ने कर लिया उसको जीएम पावर के तहत रेलवे में नौकरी दे दिया जाता था। तो लेकिन 2014, सिर्फ कितना, 2014 के बाद जो है आ गई मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये जो है जीएम पावर खत्म कर दिया, और इसके बाद जो है खत्म हो गया ये जो डायरेक्ट भर्ती होती थी जीएम पावर के तहत। जैसे जैसे लोग अप्रेंटिस कर लेते थे, तो मान लीजिए सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिस किया, तो सेंट्रल रेलवे के किसी भी वर्कशॉप में उनको नौकरी दे दिया जाता था, और सीरियल वाइज जैसे जैसे लोग करते जाए वैसे वैसे उनकी जो है नौकरी लग जाती थी। लेकिन 2014 के पास से इसको जो है मोदी गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है करप्शन होता है, इसमें बहुत टैलेंटेड लोग नहीं आते हैं, रेलवे को बहुत लॉस हो रहा है, तो इसके बंद कर दिया जाना चाहिए। अब जो है इसके लागू क्या कर दिया, 20% आरक्षण दे दिया कि अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिस किए हुए हैं तो हम आपको लेवल 1 की नौकरी में, ध्यान रखना लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी में लेवल 1 में आपको 20% का हम आरक्षण देंगे, और वो भी सीबीटी 1 के एग्जाम में जो है क्वालिफाई करने के लिए। आपको डायरेक्ट हम भर्ती नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे जंतर मंतर या मुंबई में या हर जगह अप्रेंटिस लोग सिर्फ इसी जीएम पावर को मांग कर रहे हैं। इसके लिए ना जाने कितने प्रोटेस्ट हो गए हैं, लेकिन रेलवे को जो है ये जीएम पावर जो बंद कर दिया, तो इसको दोबारा दिया नहीं है। अभी यही जो है 20% का आरक्षण लागू हुआ है। तो अब बात करते हैं कि अब आपको कहाँ पे इसका बेनिफिट है। तो जैसे ही आप आने वाली वैकेंसी है 2024 में अक्टूबर में लेवल 1 की जो वैकेंसी आने वाली है, 1 लाख के आसपास रेलवे ने अभी जो है एक बताया था आरटीआई के जरिए कि 1 लाख के आसपास ग्रुप डी की वैकेंसी बची हुई है, खाली है। तो उसमें अगर वैकेंसी आती है तो मान लीजिए अगर 1 लाख की वैकेंसी है, इसमें कितने जीरो आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, तो इसमें जो है 20,000 ना, 20,000 जो वैकेंसी है ये सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों के लिए रिजर्व रहेगा। तो ये फायदा है हमें रेलवे से अप्रेंटिस करने का। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये 2/3 1/3 ये सिस्टम क्या है। तो इसी के तहत आपका जो है मेरिट बनता है कौन सा, ग्रुप डी वालों का। इसीलिए देखना ग्रुप डी वाले जैसे ही फॉर्म भरते हैं, तो जैसे अगर जनरल कैंडिडेट है तो अगर उसने 50% पे सिलेक्शन हो रहा है मार्किंग, या 40% पे सीबीटी 1 के स्कोर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका जो है अगर रेलवे में अप्रेंटिस किया हुआ है तो उसका 30%, 20%, इस तरीके से अगर सीबीटी 1 में स्कोर, एक ही सीबीटी है उसमें स्कोर कर लिया तो उसकी नौकरी आसानी से हो जाती है। और एक फ़ायदा और है कि उसको जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो ग्रुप डी में या लेवल 1 में सीबीटी
एग्ज़ाम पास करने के बाद होता है, वो इनके लिए रेलवे के जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं है। तो ये जो 1/3 2/3 है, तो मान लीजिए कि सीबीटी के एग्ज़ाम में ये बंदा जो है 30 नंबर ला दिया, तो यहाँ पे इसका 2/3 हम कर देंगे तो 3 दूना 10, 3 धाम 30, सॉरी, तो ये 20 नंबर यहाँ से इसको मिल जाते हैं। और इसके बाद 1/3 किसका, 1/3 उसका जो रेलवे में यहाँ पे मार्किंग दिया था रेलवे ने अप्रेंटिस करने के बाद। मान लो उन्होंने वहाँ पे अप्रेंटिस 81 नंबर दे दिया था उसको अप्रेंटिस करने में, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 80 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। तो ये 27 प्लस 20, ये जो मार्किंग है ये 47 आ जाती है, और जो कि यहाँ पे 40% 50% अगर जनरल कैंडिडेट लाया है तो उसके बराबर वो पहुंच जाता है। इस तरीके से आसानी से सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाता है रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले का। तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो भी आप आने वाली वैकेंसी को जरूर भरना, आपको फायदा होगा। ग्रुप डी में जो है 20% का रिजर्वेशन का। लेकिन अगर आपने अभी भी अप्रेंटिस नहीं किया हुआ है तो अप्रेंटिस का इंतजार करो, और जैसे ही वैकेंसी आती है अप्रेंटिस वालों का तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर देना, बशर्ते आपका जो है क्वालिफिकेशन इतना फुलफिल होना चाहिए। तो ये एक डिटेल हमारा जो है वीडियो था जो कि रेलवे के अप्रेंटिस पे था। तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो जीएम पावर था जो 2014 में था, जिसमें 100% समायोजन था, 100% लोगों को नौकरी दे दिया जाता था, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे वो कम मार्किंग करते हैं, तो रेलवे को चाहे वो आउटपुट दे या नहीं दे, रेलवे को बस बेरोजगार है तो उनको जॉब दे देता था, चाहे वो कोई भी हो। तो वो सही था, या फिर ये 20% का रिजर्वेशन दे करके थोड़ा टैलेंटेड लोगों को ला करके जो है ये लाया है कि बेरोजगारी भले ही हम 20 लोगों को देंगे लेकिन हम थोड़ा सा टैलेंटेड लोगों को लेंगे, ताकि रेलवे का जो है आउटपुट अच्छा मिले, रेलवे विकास की प्रगति पर पहुंचे। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो वीडियो अगर आपके काम आया है तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना जो रेलवे में अप्रेंटिस किए हुए हैं और जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में। आपको कुछ अच्छा बुरा लगा या कमेंट करना चाहते हैं, आपको कुछ और सवाल है तो आप अपने कमेंट सेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।